हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म से मैं यशस्वी कौशल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली से होने वाले परिवहन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कई सारे पदार्थ या सब्सटेंसेस आते जाते हैं, जैसे वाटर, जल या सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, बहुत सारे आयंस भी आते जाते हैं, ग्लूकोज। तो ये जो चीज़ें, ये जो सब्सटेंसेस आते जाते हैं, वो किस विधि से आते जा रहे हैं, यानी वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन दिखा रहे हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दिखा रहे हैं, इस बारे में स्टूडेंट्स को बहुत अनिश्चितता रहती है। तो आज इनमें से एक प्रकार का परिवहन, जिसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, उसकी चर्चा करेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह का है, कौन कौन सी चीज़ें पैसिवली ट्रांसपोर्ट होती हैं, निष्क्रिय रूप से परिवहित होती हैं, इन्हीं कुछ बातों को आज मैं समझाऊंगा। तो हम प्लाज्मा झिल्ली से होने वाले एक विशेष प्रकार के परिवहन की आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपको कि ट्रांसपोर्टेशन कितनी तरह का होता है। प्लाज्मा झिल्ली से होकर जो भी पदार्थ आते जाते हैं वो दो मुख्य विधियों से आ जा सकते हैं। वो दो मुख्य विधियां कौन सी हैं? टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। टू काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन हो सकता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इस बात को मैं फिर क्लियर कर दूं, सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये दो तरह का किसके बेसिस पे, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। भाई, अगर आप पैसिव या निष्क्रिय परिवहन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। तो बिना ऊर्जा खर्च किए जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा उसको आप कहेंगे पैसिव। और अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि ऊर्जा का खर्च करके कोई पदार्थ आ जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके, तो आप उसको कहेंगे ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। तो टू काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में द फर्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव को आप कहते हैं निष्क्रिय। ट्रांसपोर्टेशन। एंड व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट, इसके बारे में विशेष क्या है? विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, विदाउट expenditure of energy, substances can move across the cell membrane। तो ये जो चीज है, इसको अपन हिंदी में अगर कहें, बिना ऊर्जा व्यय किए, बगैर ऊर्जा की सहायता के, बिना ऊर्जा की सहायता के होने वाला परिवहन। अब दूसरे तरह का परिवहन कैसा होगा भाई? दूसरे तरह का परिवहन होगा जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। वो तो बट नेचुरल है। अपन जब एक तरह का ले रहे हैं जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, तो दूसरी तरह का वही होगा जिसमें ऊर्जा खर्च हो रही है। तो वो दूसरा वाला हम कभी और दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, खाली अभी तो नाम लिख लेते हैं। इसको कहेंगे एक्टिव। तो एक्टिव को हिंदी में कहते हैं सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, and active transportation, it takes place by using energy। तो energy expenditure
for transportation of substances. For transportation of substances. इस चीज को बस हमें ध्यान रखना है, ऊर्जा का व्यय होता है, ये बस याद रखना है। अब हम तो इस वाले टॉपिक में बात चर्चा करेंगे केवल पैसिव की, तो इसी को अब आगे लेते हैं, निष्क्रिय परिवहन को ही थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं भाई। निष्क्रिय परिवहन को डिटेल में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में आप सबको पता है, अभी जैसा कि हमने बताया कि नो नीड ऑफ एनर्जी, सबसे पहली चीज ये है। दूसरी बात, जब इस तरह का कभी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसमें पदार्थ या सब्सटेंस हमेशा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक ट्रांसपोर्ट होता है। यानी जिस जगह उसकी सांद्रता या मात्रा ज़्यादा है, उस क्षेत्र से कम सांद्रता या कम मात्रा वाले क्षेत्र की ओर धीरे धीरे होता है। अब इस चीज को यह याद रखना है कि भाई कब तक चलेगा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, कब तक हो सकता है? जब तक दोनों क्षेत्रों में उस पदार्थ की मात्रा बराबर ना हो जाए। जब हम देखते हैं कि साम्यावस्था आ गई, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, तो इस पदार्थ का जाना रुक जाएगा, फिर परिवहन उसका वहीं रुक जाएगा। तो ये कहां से किस ओर होता है, इस बात को लिख लेते हैं। दूसरी इसकी विशेषता पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की, सबसे पहले तो ऊर्जा खर्च नहीं होती, हमने पहली बात कर ली है। दूसरा है कि ये हमेशा ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। इट टेक्स प्लेस और occurs फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन towards the region of lower concentration. So higher concentration towards the region of lower concentration, यानी उच्च सांद्रता। ये किसकी सांद्रता की बात चल रही है पता है ना? ये पदार्थ की। तो इसमें ध्यान रखना, पदार्थ की उच्च सांद्रता क्षेत्र से ये परिवहन होगा निम्न सांद्रता क्षेत्र तक। अब इसको किस तरह लिखा जाता है? ये जो परिवहन हो रहा है, ये परिवहन, ये देखिए यहां अपन लिख रहे हैं कि भैया ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, यहां ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब बात यह है कि इसको किस तरह से बोलें, तो इसको आप इस तरह बोलते हैं सांद्रता प्रवणता के अनुकूल हो रहा है। सांद्रता प्रवणता के अनुकूल परिवहन। इंग्लिश में आप इसको बोलोगे along the concentration gradient, along the concentration gradient हो रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि यह सांद्रता प्रवणता के अनुकूल होता है। किसी जगह किसी पदार्थ की मात्रा अगर ज्यादा है तो वो पदार्थ अपने आप जाएगा उस क्षेत्र की ओर जहां उस पदार्थ की मात्रा कम है। लेकिन कब तक चलता है ये भी याद रखना है।
इसकी विशेष यही बात तो है कि ये लगातार नहीं चलता रहेगा। आप ये मत सोचिए कि ये उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से लगातार निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चलता ही रहेगा। नहीं, ये एक सीमा तक चलेगा और उसके बाद फिर रुक जाएगा, और ये तब रुकेगा जब दोनों क्षेत्रों में उस पदार्थ की मात्रा बराबर ना हो जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि दोनों क्षेत्रों में जब साम्यावस्था आ जाती है सांद्रता में तो ये रुक जाता है। साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, एस्टैब्लिश होने पर, स्थापित होने पर इसकी दर शून्य हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। द रेट ऑफ दिस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इट बिकम्स जीरो व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। तो ये वाली चीज याद रखना है कि साम्यावस्था स्थापित होने पर इसकी दर शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये इसकी विशेषता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की। अब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कितनी तरह का होता है, इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको भी आगे बांटा जा सकता है कि भाई पदार्थ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या किसी वाहक का प्रयोग कर रहा है, क्या किसी कैरियर मॉलिक्यूल का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस आधार पर अब अपन देखते हैं कि कैसे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को फर्दर आगे बांटा जाएगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन of two kinds. नंबर 1, सबसे पहले सरल विसरण, इसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अब देखिए ये है सरल विसरण, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ये हमें सबको पता है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी भी वाहक अणु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहक अणु की जरूरत नहीं पड़ेगी का मतलब यह है कि इसमें आप किसी भी ऐसी चीज पे बैठा हुआ पदार्थ को नहीं पाएंगे जो कि उसे अंदर ले जा रही है। होता यह है कि प्लाज्मा झिल्ली में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन कई पदार्थों को अपने ऊपर बिठा के अंदर ले जाते हैं, या खुद वो प्रोटीन सुरंग की तरह कार्य करते हैं, टनल की तरह कार्य करते हैं, जिसमें से होके पदार्थ आ जा सकता है। पर यहाँ जब सरल विसरण चल रहा है तो ऐसे किसी प्रोटीन, किसी वाहक प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाहक भी अनुपस्थित है। अब वाहक को आप क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टर। और इसकी प्रकृति या नेचर क्या होता है? ट्रांसपोर्टर कौन बिहेव करता है ट्रांसपोर्टर की तरह? प्रोटीन। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं। वाहक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं होती। ये नहीं वाली बात याद रखना। तो किसी वाहक या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। ये इट रिक्वायर्स नो कैरियर। इट रिक्वायर्स नो कैरियर। तो कोई कैरियर की आवश्यकता नहीं है, वाहक की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सरल विसरण है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई कि कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपन ऑस्मोसिस की बात करेंगे। जैसे उदाहरण अपन लेते हैं इसका, तो जल, उदाहरण या एग्जाम्पल, जल का परासरण
ये लीजिए, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि भाई जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर लिपिड के 2 स्तर होते हैं। अगर लिपिड यानी वसा के 2 स्तर उसमें है तो वसा में घुलनशील चीजें या खुद वसा बड़े आराम से आर पार आ जा सकती है, उसको किसी वाहक की जरूरत नहीं है, किसी कैरियर की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वसीय अम्ल या वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसीय अम्ल, वसा में घुलनशील विटामिन भी हम देखते हैं सरल विसरण के द्वारा आर पार आ जा रहे हैं। तो ये चीज हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। द सेकेंड एग्जाम्पल इज फैटी एसिड, वसीय अम्ल। और लास्ट है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन्स में आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो ये विटामिन्स भी बड़े आराम से प्लाज्मा झिल्ली को पार करके जा सकते हैं, कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं होती, तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। इसको ही आप कहेंगे भाई ये तो सिंपल डिफ्यूजन चल रहा है और ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। पर एक पैसिव ट्रांसपोर्ट दूसरी तरह का भी होता है। अब दूसरी तरह के पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात बताता हूँ आपको। जो सेकंड टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है उसको आप कहते हैं सहायक विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप इसको सहायक भी कह सकते हो, सुविधा भी कह सकते हो, सहज भी कह सकते हो। तो इसको या तो लिखिए सुविधा या सहज या सहायक विसरण। इसको कहेंगे इंग्लिश में हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड का मतलब होता है सहायता करने वाला, किसी काम में हेल्प करने वाला। तो इसमें पता है परिवहन में कौन हेल्प करेगा या विसरण करने में कौन हेल्प करेगा? डिफ्यूजन में वाहक प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली में मिलने वाला कोई प्रोटीन अपने अंदर से होकर पदार्थ को निकलने देगा या वो खुद प्रोटीन उस पदार्थ को उठाएगा और उसको लेकर जाएगा प्लाज्मा झिल्ली की दूसरी ओर। तो वाहक प्रोटीन यहां पर जरूरी है। हाँ, एनर्जी यहां भी खर्च नहीं हो रही, एनर्जी खर्च नहीं हो रही तो यह है तो पैसिव ही, लेकिन यहां पर क्या है? वाहक प्रोटीन की जरूरत हो रही है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत हो रही है, ट्रांसपोर्टर की जरूरत हो रही है। तो ट्रांसपोर्टर कहां मिलते हैं आपको? बहुत सारे लाखों करोड़ों ट्रांसपोर्टर बैठे होते हैं प्लाज्मा झिल्ली में। हर ट्रांसपोर्टर की खुद की विशेषता होती है, वो किसी विशेष पदार्थ को ही ले जा सकता है। तो चलिए इस बात को देख लेते हैं। पहली चीज तो आपको पता है अच्छे से, इसमें भी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं, कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं, नो एनर्जी। दूसरा, इसमें वाहक प्रोटीन की जरूरत है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप देखोगे कि प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली के वाहक प्रोटीन्स यानी कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जरूरत यहां है। यहां पर वाहक प्रोटीन, वैसे इंग्लिश में अपन इनको आमतौर पे कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स की सहायता से, मैंने कहा था ना इसको सहायक विसरण भी कहते हैं। फैसिलिटेटेड का मतलब ही होता है हेल्प, एड, एआईडी एड, सहायता। तो वाहक प्रोटीन की सहायता से पदार्थ का परिवहन होता है।
पदार्थ का परिवहन। अब हमको तो भाई उदाहरण से मतलब है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही है कि एग्जाम्पल क्या क्या है इसके। तो एग्जाम्पल अपन देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण बहुत आसान है। हमें पता है कि जल ऑस्मोसिस से अंदर जाता है, परासरण से अंदर जाता है, तो भाई जाता है, वो तो सही बात है। जहाँ ज़्यादा होगा जल, उससे कम जल वाले, जहाँ जल कम है, जहाँ विलयन बहुत सांद्र है, उस ओर जाएगा। परासरण ऐसा ही होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होके होता है, हमें पता है ये चीज़। तो ये तो जल परासरण एक निश्चित दर से होता रहता है। लेकिन अगर मुझे जल को बहुत तेजी से अंदर ले जाना है तो मुझे ज़रूरत होगी प्लाज्मा झिल्ली में मिलने वाले विशेष प्रोटीन, जो कि सुरंग की भांति होते हैं और जल के अणुओं को अपने अंदर से तेजी से गुजरने देते हैं। जानते हैं उन प्रोटीन वाहक को क्या कहते हैं जो जल के अणुओं को अपने अंदर से गुजरने देते हैं? उन्हें कहते हैं हम एक्वापोरिन चैनल्स। तो हमारा सबसे पहला उदाहरण यही है, एक्वापोरिन चैनल्स वाहक द्वारा। इसको अपन कहते हैं एक्वापोरिन चैनल्स। ये प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली के। जल का परिवहन, तो जल अणुओं का परिवहन। हो सकता है आप कहें कि भाई ये किस तरह से अलग है परासरण से। तो परासरण में तो कोई वाहक की जरूरत नहीं थी। यहाँ तो एक्वापोरिन चैनल्स क्या कर रहे हैं, अपने अंदर से जल के अणुओं को तेजी से गुजरने दे रहे हैं। तो दोनों में दर का अंतर है। जल का परासरण हो रहा है तो वो धीमे दर से हो रहा है, और अगर एक्वापोरिन चैनल से होके गुजर रहा है जल तो बहुत तेजी से गुजरेगा, बड़े फटाफट हो जाएगा, वो एक जगह से दूसरे क्षेत्र तक चला जाएगा। तो ये सबसे पहला इसका उदाहरण है, एक्वापोरिन चैनल्स। इसी तरह आपको मैं बताऊं, आयन चैनल्स भी खूब सारे हैं हमारी प्लाज्मा झिल्ली में। जैसे कि सोडियम चैनल है, वो सोडियम को अपने अंदर से आने जाने देता है। पोटेशियम चैनल पोटेशियम आयनों को केवल आने जाने देगा। क्लोराइड चैनल केवल क्लोराइड को आने जाने देगा। कैल्शियम चैनल केवल कैल्शियम को आने जाने देगा। प्रोटॉन चैनल केवल H+ आयनों को आने जाने देगा। और ये सब के सब बिना एनर्जी खर्च किए आयन को अपने अंदर से गुजरने देंगे। हाँ, एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये चैनल की जो मैं बात कर रहा हूँ, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल, इनके ऊपर गेट या दरवाजे लगे हुए होते हैं। तो कुछ विशेष समय ये दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जब भी ये दरवाजे खुल जाते हैं तो क्या होता है, वो आयन बिना ऊर्जा खर्च किए इन चैनल में से होकर गुजर सकता है। तो दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते, आप इसीलिए इन चैनल को कहते हैं गेटेड चैनल। इन पे गेट लगे हुए हैं। तो ये गेटेड चैनल्स के गेट अगर कभी खुल गए, कोई स्टिमुलस या उद्दीपन देने से गेट कभी कभी खुल जाते हैं, कोई हार्मोन इनको संकेत देता है तो खुल जाते हैं। लेकिन अगर गेट खुल गए तो इन चैनल से होके आयन बिना ऊर्जा खर्च किए बड़े आराम से प्लाज्मा झिल्ली के एक ओर से दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। तो हमारा दूसरा उदाहरण क्या हो गया, आयन चैनल। हाँ, इनके ऊपर गेट लगे हुए होते हैं, मैंने आपको बताया, जो हमेशा नहीं खुले रहेंगे, तो इनको गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं। लेकिन अपन इसको सिंपल ढंग से यहाँ पढ़ रहे हैं इस समय, इसीलिए अपन यहाँ पर लिखेंगे आयन चैनल्स। आयन चैनल्स जो होती हैं उसके लिए सोडियम चैनल्स अलग होती हैं, केवल सोडियम आयनों को अंदर आने जाने देती है। पोटेशियम चैनल्स अलग होती हैं। क्लोराइड चैनल्स अलग होती है। प्रोटॉन चैनल्स अलग होती हैं। ऐसे और भी खूब सारी होती हैं। तो ये हो गया दो तो उदाहरण हमारे पास। अब अगर हम और उदाहरण लेके आना चाहें तो हमको किस तरह से ग्लूकोज बिना ऊर्जा खर्च किए आता जाता है, उस ट्रांसपोर्टर की बात भी लिखनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि ग्लूकोज तो हमने पढ़ा है कि ऊर्जा खर्च करके ही आता जाता है। नहीं, ध्यान रखिए, ग्लूकोज का परिवहन दोनों तरीके से हो सकता है। बिना ऊर्जा खर्च किए पैसिव भी हो सकता है और ऊर्जा खर्च करके भी होता है एक्टिव। तो यहाँ हम बातचीत करेंगे ग्लूकोज
कौन से ट्रांसपोर्टर के माध्यम से बिना ऊर्जा खर्च किए कोशिका के अंदर आता है जाता है। और उन ट्रांसपोर्टर का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूट, GLUT, ग्लूट। तो चलिए, ये हमारा आज लास्ट उदाहरण है इसका। इसमें केवल ग्लूकोज ही नहीं, इसको कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं। और मैं आपको बताऊं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कई तरह के हैं हमारी कोशिकाओं में। हमारी प्लाज्मा झिल्ली में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, 3, 4, 5 ऐसे 14 तक खोज लिए गए। तो ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5, ग्लूट 6, ग्लूट 7 ऐसे ग्लूट 14 तक है। हर की अपनी अपनी विशेषता है। उनमें से कुछ तो ग्लूकोज को ले जाते हैं, बहुत सारे तो ग्लूकोज को ही ले जाते हैं, सही है बात। पर कुछ एक हैं जो कि फ्रक्टोज को भी ले जा सकते हैं, कुछ गैलेक्टोज को ले जाते हैं। जैसे ग्लूट 5 फ्रक्टोज को ले जाता है, ग्लूट 5 है ना, वो फ्रक्टोज के लिए। तो चलिए, इसमें अपन बात करेंगे ग्लूट की, GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। फॉर किसके लिए? ग्लूट या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वाहक किसके लिए भाई? ग्लूकोज फ्रक्टोज जैसी शुगर्स के लिए द्वारा ग्लूकोज फ्रक्टोज शर्कराओं का या शुगर्स का परिवहन। मैंने आपको एक बात अभी बताई है, उस चीज को बस याद रखिएगा कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन केवल पैसिव ही नहीं, एक्टिव तरीके से भी होता है, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे एक्सपर्ट पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे आपको और भी खूब सारे वीडियोस मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। उन सबको देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर जो बॉक्स आता है उसके ऊपर अपने कमेंट दीजिए। कोई डिमांड है तो वो कीजिए, हम उसका वीडियो तैयार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।